नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका पटवारी और लेखपाल जो पदों की भर्ती है वो निकाल दी गई है। तो देखिए, इस ये जो भर्ती निकली है उसमें बहुत सारे चेंजेस भी करे गए हैं। तो ये सारे चेंजेस मैंने कल ही आपको अपनी वीडियो में बता दिए थे, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो आपकी भर्ती निकली हुई है उसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, उसमें आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं आपको 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। अगर निरस्त नहीं हुआ तो बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी या जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी हमारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो उन सभी की ये जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि एडवर्टाइजमेंट निकल जाता है, बस उनको फॉर्म भरने से मतलब रहता है, पढ़ाई करने से मतलब रहता है, लेकिन एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो जनपदवार निकली है तो क्या हम अलग अलग जनपद में कर सकते हैं। आयु सीमा से, सेवा योजन कार्यालय से, आपका जो लोक सेवा आयोग में जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें डॉक्यूमेंटों का क्या रोल रहता है। देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात अलग है, लोक सेवा आयोग की बात अलग है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो को देख के। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से ये बना हुआ है। फिलहाल बात कर लेते हैं हम आज की इस वीडियो के बारे में। और जो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, तो ये जो मैंने जो आपका कल एडवर्टाइजमेंट निकला है उसी की कटिंग्स ली हुई हैं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मेरी जो बातें हैं वो ऐसी हवाबाजी है। आपको पूरा साक्ष्य के साथ समझाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ पटवारी और लेखपाल के पदों के सापेक्ष। तो देखिए, आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है। एंड डेट है आपके 4 नवंबर 2022। लेकिन ये जो मैं कटिंग लेके आया हूँ उसके कटिंग का लाने का एक मकसद है। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ लिखी हुई है, देखिए ये मैं बता देता हूँ। जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यानी कि आपको सबसे पहला आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, आप एक जनपद के रिगार्डिंग एक ही मतलब वैकेंसी को फिल कर सकते हो। मान लीजिए मैं अभी वैकेंसी देख रहा था आपका, पटवारी और लेखपाल की बात करूँ। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिख जाए। देखिए, पटवारी और लेखपाल की बात करूँ तो कहीं बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पे पटवारी की तो वैकेंसी है लेकिन लेखपाल की वैकेंसी नहीं है। यानी कि आप, और बहुत सारे जनपद ऐसे भी हैं जहाँ पे आपकी पटवारी की वैकेंसी भी है और लेखपाल की वैकेंसी भी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के माइंड पे बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि हम पटवारी और लेखपाल का एक काम करते हैं कि पटवारी का एक जनपद से भर देते हैं। मान लीजिए पटवारी का आपका नैनीताल जनपद से भर दिया आपने, और आपने लेखपाल का आपने चंपावत डिस्ट्रिक्ट से भर लिया। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना पड़ेगा। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, आपको पेपर उसी जनपद में देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको नैनीताल जनपद में कोई वैकेंसी दिख रही है तो आप लेखपाल और पटवारी का एक ही जनपद से भरेंगे, चाहे आपको पटवारी की उसमें वैकेंसी देखने को अच्छी मिल रही हो, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस जनपद में लेखपाल की भर्ती देखने को ना मिल रही हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पटवारी की वैकेंसी आपने नैनीताल जनपद से भर लिया और लेखपाल की भर्ती आपने चंपावत जनपद से भर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप जिस भी जनपद से भरेंगे उसी जनपद में पटवारी भी का भी भरना पड़ेगा, लेखपाल भी भरना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि आपका जो परीक्षा है वो एक ही दिन होने वाली है। ठीक है, अलग अलग दिन होने वाली है नहीं। और आपका सम्मिलित भी आपको उसी जनपद में होना है जिस जनपद में आप पे आपका अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस जनपद से आप पटवारी या लेखपाल का फॉर्म सबमिट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत बना हुआ था वो शायद क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट की ओर देख लेते हैं। देखिए, जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखिए, आपको इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 है तथा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अन्य अर्हता अवश्य धारण करते हो। अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वही मानी जाएगी जो अंक पत्र में निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की शैक्षिक अर्हता यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि यानी कि जब आपका मार्कशीट इशू हुआ हो उसका अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हता की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अब बहुत सारे लोग भी ऐसे भी हैं जिनका भी लास्ट ईयर है स्नातक का और उनका मार्कशीट नहीं आई है, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो 4 नवंबर 2022 तक आपको मिल जानी चाहिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे वो जाति से आधारित हो, चाहे आपका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर अन्य कोई जो आप प्रमाण पत्र इसमें लगा रहे हो, उसकी जो एंडिंग डेट है, ठीक है, वो आपकी 4 नवंबर 2022 है। यानी कि 4 नवंबर 2022 से पहले के आपके सारे शैक्षिक अभिलेख आपके पास पूर्ण होने चाहिए। आपका सेवा योजन कार्यालय में नाम होना चाहिए। आपकी जाति प्रमाण पत्र या फिर स्थायी प्रमाण पत्र 4 नवंबर से पहले के बने होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण सवाल रहता है उसका भी जवाब आप सभी को मिल गया होगा। अगला सवाल उठा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आयोग के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन में की गई प्रविष्टियां, जैसे पदनाम हो गया, आपका अर्हता हो गया, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उप श्रेणी, आयु, परीक्षा केंद्र या फिर आवेदित जिला इत्यादि किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे होता है कि आयोग पहले क्या करता था कि उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपको करेक्शन का मौका मिलता था, शायद इसमें मिले, बहुत कम चांसेस है, रियर केसेस हैं कि आपको इसमें त्रुटि जो हो चुका है आवेदन उसका मौका मिलेगा। तो देखिए, इसमें किसी भी त्रुटि के सापेक्ष आपको बख्शा नहीं जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपने जो चीज़ें वहाँ पे डिटेल फिलअप करी हैं वो आपकी सही है या नहीं। ठीक है, अन्यथा क्या होगा कि बाद में ये कोई भी मौका नहीं देने वाले, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में दे दिया है कि हम बाद में आपका संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, और इस पे भी मैं वीडियो आज रात तक ले आऊँगा कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बहुत अच्छी तरीके से। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ शायद ही कोई यूट्यूब में बताए, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, इसमें लिखित परीक्षा के अन्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंधित अभिलेख यथा शैक्षिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंधित अभिलेख, शैक्षिक आरक्षण आदि स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस टाइम पे आपका आपका जो रिटर्न है वो क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका जब ये बुलाएंगे आपको फिजिकल के लिए, उससे पहले ये आपसे शैक्षिक जो प्रमाण पत्र हैं वो मांगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है आवेदन ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेख, शैक्षिक आरक्षण आदि स्व प्रमाणित छाया प्रति जमा करना आवश्यक होगा। यानी कि आपका जो भी आप लगाएंगे वो स्वप्रमाणित होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, अभी एक अगली शायद स्लाइड में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको ये जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी भी कॉपी संभाल के क्यों रखनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको। देखिए, इसमें एक और चीज़ लिखी है, अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष से ही आवेदन करेगा। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया कि आप एक ही जनपद से करेंगे, चाहे आप दोनों को फिल करो या फिर ऐसा आप विज्ञप्ति को देखेंगे, जैसे कि अगर आपके पास नैनीताल जनपद में पटवारी की वैकेंसी है और चंपावत जनपद में आपकी लेखपाल की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तो आप इन दोनों जनपदों को अलग अलग नहीं भर सकते। अगर आप नैनीताल जनपद से पटवारी भर रहे हैं तो यहीं से आप लेखपाल भरेंगे, चंपावत जिले से आप पटवारी भर रहे हैं तो वहीं से आप लेखपाल भरेंगे, चाहे आपकी उस जनपद में लेखपाल की भर्ती हो या ना हो, यह आपका डिसीजन रहेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ लिखा है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद हेतु आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका यहाँ पे जो प्रशिक्षण होगा, अगर प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे आप सभी लोग, यानी कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, देखिए, संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण
तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जो वहाँ पे 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगी, वो आपको स्वयं के व्यय पर करनी अनिवार्य होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पद निकले हुए हैं 563 पद हैं, जिसमें आपके पटवारी की 391 पद हैं, लेखपाल के 172 पद हैं। अब इसी के सापेक्ष में आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ। इसमें आपका जो वेतनमान रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। और इसमें जो मेन बात है शारीरिक दक्षता, अगर आप ये शारीरिक दक्षता का मानक पूर्ण करते हो तो ही आप इसको भरिएगा, वन्यथा बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के बाद भी। देखिए आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, और वहीं आप अगर महिला अभ्यर्थी हुए हैं तो आपको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। पुरुषों के लिए हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए आपके जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। ठीक है, सभी आपके जितनी भी कैटेगरी है सभी के लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक और छूट दी गई है। इन्होंने कहा है कि अगर पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं तो इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट अनिवार्य होगी। यानी कि आप इसमें 5 घटा देंगे तो आपकी जो हाइट हो जाएगी वो 163 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि आप अगर पर्वतीय जिलों से हैं और मेल कैंडिडेट हैं और सभी कैटेगरी वाइज SC ST जनरल, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर पर्वतीय से अगर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर्वतीय है तो आप 163 सेंटीमीटर इसमें आपका हाइट मांगी जाएगी। अगर आप इस मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 168 मापी जाएगी। वहीं अगर बात कर ले महिला अभ्यर्थियों की, वहीं देखिए 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए क्या है, 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और 5 सेंटीमीटर फीमेल अगर पर्वतीय क्षेत्रों से है तो इनकी हो जाएगी 147। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें सीना बहुत मांगा गया, तो पुरुष अभ्यर्थी ये ध्यान रखिएगा आपके जो सीने का फुलाव है ना, फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यानी कुल मिला के आपकी जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए इनके अनुसार। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपको फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आगे से आप 5 लेस कर देंगे तो आपका 79 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए खास बात, आपका जो वेट किया जाएगा उस टाइम पे 45 किलो होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 28 है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ लेखपाल के लिए भी इसके लिए अलग मानक है, 172 पद हैं। सारी चीज़ें वही हैं, बस शारीरिक दक्षता मैं बता देता हूँ। इसमें भी सेम शारीरिक दक्षता है। मेल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर, और फीमेल कैंडिडेट को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, और आयु ये रहेगी। इसमें आपका हाइट और आपका चेस्ट का कोई रूल नहीं है लेखपाल भर्ती में। तो जो लोग हाइट और वो हो रहे हैं वो लेखपाल में अपना लक आजमा सकते हैं। अगला है आपका, देखिए आयु। आयु के लिए बहुत क्लियर किया गया है आयु के द्वारा, यानी कि जो भर्ती की, को देखिए निरस्त, ये कोई पहले से नहीं है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो आयु का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी मौका दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि अगर आप लोगों ने पहले पटवारी की, जब उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये निकली थी वैकेंसी, अगर आपने उसमें फिलअप किया है, आप उस समय एलिजिबल थे इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप आज भी एलिजिबल रहे, चाहे आपकी इसमें जो अपर एज लिमिट है वो क्रॉस कर रही हो। अगला देख लेते हैं, शुल्क माफ किया जाएगा, किसी से कोई शुल्क नहीं है। इसमें आपको देगा कि 23 सितंबर 2022 के शासनादेश 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय के दिनांक का अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क या प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की जाती है, सभी कैंडिडेटों के लिए है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें जो आपका, मैंने कल सुबह ही ये अपलोड कर दिया था कि बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां दूर कर दी थी कि 100 नंबर का पेपर आएगा। भाई 2 घंटे का होगा जैसा आपका होता था, 40 की GS, 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी। ठीक है, टोटल मिला के इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको भी लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 20 नंबर की हिंदी है, GS आपका 40, GS में आपका सारी चीज़ें आ जाती है, एक बार देख लीजिएगा। कल मैंने इसको बहुत डिटेल से समझा रखा है अपनी वीडियो में। जो लोग यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड आपकी 40 नंबर की पूछी जाएगी, कुल 100 अंकों का पेपर होगा और समय आपका 2 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, अगली बात कर देते हैं वांछनीय अनिवार्य वो। तो इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष जो स्तर की परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।
ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, समूह गौ के पदों पर सीधी भर्ती है तो वही आवेदन प्राप्त होंगे जिनका नाम उत्तराखंड के राज्य में स्थित किसी भी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। मैं आपको पहले भी बता रहा था, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो आपका स्थायी निवास जहाँ है वहाँ पे जाके CSC सेंटर पे जाके यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 4 नवंबर से पहले का आपका सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपका नाम उससे पहले दर्ज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की डेट एक्सपायर हो गई होगी, बहुत जनों की, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बाद में अगर आप 4 नवंबर के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो कोई मान्य नहीं रहेगा। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ जो सवाल थे मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए और बहुत सारे आपके जो डाउट थे उनको भी क्लियर कर दिया है मैंने आज की इस वीडियो में पटवारी और लेखपाल से संबंधित। तब भी अगर कोई भी आपका जो सवाल है वो छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। आपके सारे सवालों को मैंने पिकअप किया था। बहुत सारे लोगों के जितने भी कमेंट आ रहे थे, क्योंकि वैकेंसी है और बहुत इस बार देखिए यूके करा रहा है और यूके ने बोल दिया हम करेक्शन का चांस बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारे द्वारा क्लासेस चलाई जा रही हैं पटवारी के लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए, तो आप उनको देख सकते हैं। MCQ सीरीज चलाई जा रही है मैडम के द्वारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करेगा। आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत चल रही है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।